नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर आज हम शायद 8वां जो क्लास है, वो मौर्य वंश और मौर्य काल की लेने जा रहे हैं। कल की जो 2 कक्षाएं हैं, उन दो हम मौर्यकालीन जो प्रशासन है, जो आपके थर्ड ग्रेड के विषय में भी है, आरएस प्री में है और थानेदार के प्री में भी ये है। और कई समकालीन जो साथ साथ जो समानांतर एग्जाम जहाँ पर भी इतिहास के हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पढ़ने और पढ़ाने के तरीके का मैं आपको कई बार चर्चा कर चुका हूँ, पर शुरुआती दौरों में ही मैं आपको बता दूं कि हमारे पढ़ने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका और जो याद करने पर विशेष बल जो हम देते हैं कि बार बार चीज़ों का समझते हुए दोहराव किया जाए। फैक्ट्स जो होते हैं उनको बार बार दोहराया जाए। हम भी आपके साथ साथ जो फैक्ट्स होते हैं 2 से 4 बार या 5 बार 6 बार दोहराते हैं, देखते हैं, समझते हैं। इतिहास में चीज़ें समझने की भी जितनी हैं, याद करने के पक्ष को भी बल देते हैं, या सामान्य भाषा में जिसे हम रटना कहते हैं, रटंत कहते हैं, पर उस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है इतिहास में। तो मैं विद्यार्थियों से यही चाहता हूँ कि बार बार चीज़ों को बोलें, मन में बोलें, दोहराव करें, फिर आपको पुस्तक या जो भी किताब आपके हाथ में है या कोई भी पेज आपके हाथ में है, तो एक बार देखें, बार बार बोलें, को उल्टा करके रख दें और मन में बोलने का प्रयास करें, आपको कितना याद रहता है और देखें। फिर जो चीज़ आपको इन प्रक्रिया करने के बाद में याद नहीं रहती, उसका लिखने का, रफ कॉपी में लिखने का आप प्रयास करें। बहरहाल इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमने यहाँ पर जो मौर्य प्रशासन है उसमें राजा को देखा, राजा के बाद हमने प्रांत को देखा, प्रांत के बाद हमने मंडल को देखा, मंडल के बाद हमने विषय को देखा, विषय के बाद हमने यहाँ पर स्थानीय, द्रोण, सार्वटिक और संग्रहण और आपके जो ग्राम है उनमें किस किस प्रकार की व्यवस्था थी, उनके बारे में बात करी। पिछली जो कक्षा है उसके अंदर हमने राजा के बारे में, राजा के अधिकार, क्षेत्राधिकार, कार्यपालिका का अधिकार, विधानमंडल का अधिकार, न्यायपालिका का अधिकार, इसके बारे में हमने पिछली जो कक्षा है उसमें चर्चा की है। उसके बाद हमने यहाँ पर 18 प्रकार के मंत्री परिषद देखे। मंत्री परिषद कौन कौन से थे, सबके विभाग है, उनको क्या क्या कहा जाता था, उनको भी अच्छे तरीके से दोहराने का हमने प्रयास किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, उसके जो 26 अध्यक्ष थे उनको देखा। मंत्रिण जो संभवतः जो 4 या 5 समूह देखा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने प्रांत की बात करी, उसके बाद मंडल की, और जो राज्य के आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारा चर्चा का जो बिंदु रहने वाला है आज की कक्षा में, करीब 1 घंटा सवा घंटे की क्लास में, हम सामाजिक मौर्य काल के अंदर सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी, दासों की स्थिति किस प्रकार से थी, महिलाओं की स्थिति क्या प्रकार से थी, व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से होते थे। तो इतने बड़े विस्तृत प्रशासन को चलाने के लिए, मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए किस प्रकार से करों की संरचना जो है आपकी अर्थशास्त्र में की गई थी, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यतः 3-4 चीज़ें ही हैं आज, और उसके बाद कल हम मौर्य काल ने भारतवर्ष को किस प्रकार से कला और संस्कृति से सुसज्जित किया, किस प्रकार की बातें की, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आज जो है वो हम सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम दासों की, महिलाओं की स्थिति के बारे में देखेंगे। दूसरी ओर हम व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे। तीसरी बार जो आपका करों की संरचना, भू राजस्व कर किस प्रकार से थे, और जो आर्थिक कर कौन कौन से थे जो परीक्षा से जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मैं बता दूं आपको, पढ़ने का हमारा जो शुरुआती दौरों में था मौर्य काल, उसमें हमने इन सब चीज़ों को क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने स्रोत सारे जान लिए हैं। राजनीतिक दशाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और आपके वृहद्रथ को देख लिया है। केंद्रीय प्रशासन हमने पूरा समझ लिया है। हमने मंत्रियों को समझ लिया, मंत्री परिषद, तीर्थ अध्यक्ष, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन। आज हम राजस्व प्रशासन देखेंगे मुख्यतः। तो उसके बाद हमने कल गुप्तचर प्रशासन को भी लिया है, और उसके बाद का जो विषय आता है उसमें हम सामाजिक सांस्कृतिक जीवन आज देखेंगे, और आर्थिक जीवन, इन 2 टॉपिकों को हम आज लेते हुए चलेंगे। जिसमें सामाजिक वो सांस्कृतिक जीवन में कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, दलितों की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, वैश्यों की स्थिति क्या थी, क्षत्रिय की स्थिति क्या थी, इन सबको देखने का प्रयास करेंगे। आर्थिक जीवन में हम भू राजस्व किस प्रकार से लिया जाता था,
जो कर थे वो किस प्रकार के थे, इन सब चीज़ों को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो संभवतः कल की क्लास के अंदर या 1 क्लास या 2 क्लास और होके हम इसको प्रशासन को कंप्लीट कर देंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जो तृतीय श्रेणी शिक्षक के जो सिलेबस है, वो भी हम आपको 15 दिसंबर तक पूरा करवा के 15 दिसंबर के बाद आपको बिल्कुल ऐप पे और यूट्यूब पे इतने सवालों की भरमार देंगे कि संभवतः मैं समझता हूँ कि अगर 150 सवाल आते हैं तो 150 में से 135 तक के सवाल हमारे पढ़ाए हुए शिक्षकों के द्वारा आपको मिलेंगे। बहुत ही गहन तरीके से यहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबें हैं, स्टेट बोर्ड की किताबें हैं और भारत सरकार के उपक्रमों में जो भी आज वर्तमान में रेडियो है, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी है या थोड़ा इग्नू में कुछ दिया हुआ है या फिर आपकी कोटा ओपन की जो हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे शिक्षकों के, उनसे पूरी संवाद के साथ बैठाते हुए कई वर्तमान समय में जो कंपटीशन में एक जो आपके विद्यार्थी है, वो किस प्रकार से परीक्षा पास कर सके, उस पे पूरा मंथन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। आप थोड़ा भरोसा कीजिए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाने का भी काम कीजिए, कि हम आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अंदर हम जो शुरू करेंगे, वो हमारा जो टॉपिक है, वो प्राचीन भारत में सामाजिक स्थिति। तो सबसे पहले बात करें समाज जो है, इस जो मौर्य वंश के आने से पहले या मौर्य काल के आने से पहले हम जो देखते हैं जैन बौद्ध की घटनाओं को देखते हैं, आजीविक संप्रदाय की घटनाओं को देखते हैं। उसके बाद में जो हम हैं उससे पूर्ववर्ती देखते हैं तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम ये समझते हैं कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण जो थे, देखिए हमारा यहाँ पर किसी भी समुदाय से कोई नहीं, जो तथ्य जिस प्रकार से किताबों में उपलब्ध है, सरकारी किताबों में, उसको उन्हीं तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो बातें लिखी गई हैं वो बताई जाएंगी। तो हम देखते हैं कि वैदिक काल में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ये 4 प्रकार के वर्णों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। वैसी ही व्यवस्था, वैसी ही समकक्ष व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में आई। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद में जैन और बौद्ध धर्म के द्वारा इस जो वर्ण विचारधारा है या वर्ण सिस्टम जो है, उसके ऊपर किस प्रकार से आप देखेंगे सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक उसके बाद जो मौर्य प्रशासन आता है, वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में ही बटा हुआ हमें यहाँ पर दिखता है। तो हम देखें कि सबसे पहले ब्राह्मणों की स्थिति, तो इस फंदे ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ पर अच्छी थी। ब्राह्मणों की स्थिति यहाँ पर अच्छी होने के साथ साथ यहाँ पर को कई प्रकार के महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था, जैसे कि मंत्रिण या मंत्रिपरिषद में उन्हीं के पठन पाठन संबंधित या धीर गंभीर होते हुए फैसले लेने की जो शैली उनकी होती है, उनका यहाँ पर उपयोग किया जाता था। और साथ ही साथ क्षत्रियों का काम यहाँ पर युद्ध लड़ना था, वैश्यों का काम यहाँ पर व्यापार करना था और शूद्रों को यहाँ पर थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई, जैसे कि शूद्र यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में भी देखने को मिलते थे। उनकी जो सबऑर्डिनेट्स वर्क्स होते थे वैश्य समाज के, उनको करते थे, कृषि का काम भी देखते थे और कई जगह तो सेना में भी ये संलग्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होता है। हम यहाँ देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति है, उसमें भी थोड़ा सा सुधार हमें यहाँ मौर्य काल में देखने को मिलता है। जो सुधार आपके उत्तर वैदिक काल में नहीं हो पाए थे, उनसे हटकर यहाँ पर सुधार करने का प्रयास हुआ है समाज में रहते हुए। तो आइए इनको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। आज के लेक्चर्स में फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। इन फैक्ट्स को केवल हम आपको बार बार दोहराव करके ही याद करवा सकते हैं और आप भी इसे बोल मन में बोलिए, थोड़ा सा सुबह बोलिए और बोल बोल के 2-4 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। देखिए, विषय में समझने की जो बात होती है उसको समझाया जाता है, विषय में याद करने की कुछ बात होती है उसको याद करवाया जाता है और इन दोनों के परे अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसे लिखा जाता है। इस तरह की विधियों को आप अपनाइए और परीक्षाओं को अच्छे से पास कीजिए। तो सामाजिक स्थिति में बात करें तो मौर्य साम्राज्य, एक सेकंड में, जो मौर्य साम्राज्य है यहाँ पर सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं भाई, ब्राह्मणों की स्थिति थी। प्राय जो ब्राह्मण थे वो यहाँ पर उनकी स्थिति अच्छी थी, राजकार्य में वो व्यवस्थित थे, तो उन्हें थोड़े बहुत जो दंड विधान है उस दंड विधान से थोड़ी सी यहाँ पर रियायत दी गई थी राज्य के द्वारा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। चलिए ठीक है। तो जो मौर्य समाज है वो 4 वर्णों में विभक्त था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौर्य समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त था। सब 4 वर्णों में विभक्त था, हाँ साहब ठीक है। तो कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सामान्य सी बात है।
वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। जो जिस भी जाति में जन्मा है या जिस भी वर्ण में जन्मा है वो उस वर्ण में का ही कहलाएगा। और जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी कि जाति व्यवस्था यहाँ पर आरंभ हो चुकी थी। कौटिल्य ने भी वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बताया है कि भाई कोई किसी के रोजगार को ना ले, कोई किसी के रोजगार का अतिक्रमण ना करे। तो ये वर्ण व्यवस्था समाज में जो लोग रह रहे थे उस समय पर उनके लिए सुव्यवस्थित कौटिल्य ने मानी। तो कौटिल्य ने वर्ण आश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती होने की बात कही है कि ब्राह्मण भी सेना में थे, वे क्षत्रिय भी सेना में थे, वैश्य भी सेना में थे और शूद्र भी यहाँ पर सेना में अपना रोल करते थे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व की कक्षा में बताया कि मौर्य साम्राज्य के अंदर सर्वाधिक काम कृषि पे होता था और उसके बाद में अगर कोई बात की जाती थी तो वो सेना में भर्ती की बात की जाती थी। दूसरा मुख्य रोजगार सेना में भर्ती होना था, तो सभी वर्णों के लोग यहाँ पर भर्ती हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य में शूद्रों का धर्म बताया गया है कि जो शूद्र हैं उनको कृषि का काम भी करना है, पशुपालन का काम भी करना है और व्यापार वाणिज्य का काम भी इनको करना है। ठीक है। उसके बाद शूद्र किसान का भी उल्लेख मिलता है कि भाई शूद्रों की स्थिति यहाँ ठीक थी। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। तो हम यहाँ देख रहे हैं मुख्यतः तो महिला और जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र, उसके बारे में ही मुख्य चर्चा मौर्य प्रशासन में या मौर्य जो सामाजिक स्थिति है उसके अंदर की गई है। मेगास्थनीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मणों को याचना नहीं दी जाती थी क्योंकि वो जिस ट्रायल और हम यहाँ ये समझते हैं कि भूल और सुधार वाले जो काम हैं वो ब्राह्मण समुदाय के द्वारा किए जाते होंगे, इसलिए उस समय पर यहाँ पर उनको जो दंड विधान है उसमें थोड़ी सी रियायत दी गई होगी। तो यहाँ पर याचना नहीं दी जाती थी और ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी ना तो अंतर्जातीय विवाह कर सकता था और ना ही यहाँ पर दूसरों को व्यवसाय अपना सकता था। तो ब्राह्मण ही ऐसे थे जो यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे। परिस्थितियां कुछ भी रही हों उस पर हमें नहीं जाना, जो किताब में लिखा हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो अंतर्जातीय विवाह कर सकते थे और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य वो यहाँ पर कर सकते थे। ऐसी बात यहाँ पर मौर्य प्रशासन के पढ़ने में हमारे यहाँ पर आई है। उसके बाद है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को हम ब्रह्म दे कहते थे। ब्राह्मणों को जो दान दी जाती थी उन भूमि को हम यहाँ पर ब्रह्म दे कहा करते थे, ब्रह्म दे कहा करते थे। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। कौटिल्य ने यहाँ पर शूद्रों को आर्य बताया है, बहुत लीक से हट के बात है। उन्होंने मलेच्छों से यहाँ पर भिन्न बताया है। मलेच्छो इस प्रकार की जातियाँ थी जो थोड़ी बर्बरता थी, सामाजिक मानकों के अकॉर्डिंग नहीं रहा करती थी, उन्हें यहाँ मलेच्छों के रूप में कहा गया है। तो कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है और उन्हें मलेच्छों से भिन्न बताया है। शूद्र को शिल्पकार और सेवावर्ती के अतिरिक्त शिल्पकार का काम वो करते थे। उसके बाद में वो सेवावर्ती या सर्विस वर्क जो होते थे उनके अतिरिक्त उनको कृषि में, पशुपालन में और वाणिज्य में आजीविका कमाने का यहाँ पर अनुमति प्रदान की गई थी। देखिए सुधार तो यहाँ पर हुआ है, देखने को मिलता है। अब ये तो कौटिल्य की बात थी। अब यहाँ पर मेगास्थनीज की कुछ बात कर लें। हालांकि मेगास्थनीज जो है यहाँ पर कुछ बातें करता है लेकिन वो तार्किक महसूस नहीं होती है। जैसे कि वो कहता है यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। ठीक है साहब, यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। तो हो सकता है जो यूनान के अंदर जिस जगह से वो आए थे वहाँ पर जो दास थे उनकी स्थिति अलग हो और भारत में दासों की स्थिति अलग हो, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है यहाँ पर अर्थशास्त्र में चाणक्य के द्वारा किया गया है। ये बात पूर्व में बता दी गई है कि किस किस प्रकार से भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। देखिए तो जो 7 हफ्ते होते हैं उस हिसाब से संडे मंडे भी उस तरह से देखे गए और उसी प्रकार से मेगास्थनीज ने भी 7 समूह में वर्गों में इनको बांटा है कि यहाँ का समाज जो है वो 7 प्रकार से, परंतु हमारे पुरातन धर्म सनातन धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 प्रकार के ही हम यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पर हैं। उसके बाद में हम जो हमारे मेगास्थनीज हैं उसने सबसे पहले बताया कि यहाँ पर दार्शनिक थे, अब दर्शन संबंधित बात होती थी, हो सकता है संभव थे ब्राह्मणों के समकक्ष। उसके बाद दूसरा उन्होंने किसान बताया क्योंकि खेती वेती के काम थे। उसके बाद यहाँ पर शिकार या पशुपालक पर जीवन जीने वाले अहिर या ग्वाला, यानी कि शिकार, पशुपालक, अहिर या ग्वाला पर जीवन जाने वाले। चौथा वर्ग बताया कारीगर और शिल्पी, कारीगर और शिल्पी का। पांचवा जो हाँ जो जाति बताई या वर्ग बताया उसे हम सैनिक कहते हैं। सैनिक जो काम करते हैं सेना में। निरीक्षक या गुप्तचर छठे नंबर का है और सभासद, मंत्री और पार्षद ये बताए गए हैं। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूर्वी कक्षाओं में मैंने 4-4 बार 5-5 बार बोल के इसको बताया है, इसलिए हम इसको यहाँ से जल्दी आगे कर रहे हैं।
मेगास्थनीज का वर्गीकरण की जो मुख्य कमी है कि भाई भारतवर्ष में देखा जाए कि उस समय पे कमी क्यों आई, तो उन्होंने व्यवसायों का कोई उल्लेख नहीं किया कि भाई ये जो दार्शनिक है काम क्या करते थे, किसान जो है वो खेती क्या करते थे, लेकिन इनके कामों को स्पष्ट वर्गीकृत नहीं कर पाए यहाँ पर मेगास्थनीज, इसलिए इनको कम ही हम मानते हैं बातों को। अब यहाँ पर बात की है अंतवासीन की। अंतवासीन क्या है? अंतवासीन वो होता है कि जब कोई अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह का मतलब ये है, या बेमेल विवाह, किसी अंतरजातीय विवाह हो, या अधिक जाति का पुरुष हो, मतलब अधिक आयु का पुरुष हो और कम आयु की महिला हो, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से कुछ मिश्रित जातियों का यहाँ पर उत्पन्न होना मिलता है। अर्थशास्त्र में 15 मिश्रित जातियाँ बताई गई हैं और इनसे जो जन्मे हैं उनके नाम को अंतवासीन कहा गया है। अंतवासीन कहा गया है, अंतवासीन कहा गया है, ये अंतवासीन कहा गया है। इनकी उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम, प्रतिलोम, ये लोम है, लोम विवाहों के कारण हुई है। मैंने अनुलोम प्रतिलोम, जो विवाह बिल्कुल मेल नहीं खाते हों, उन विवाहों को अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और उनसे उत्पन्न जो संतान हुआ करती थी या उससे उत्पन्न जो वर्ग हुआ करता था उसे अंतवासीन कहा जाता था। 15 मिश्र जातियों का उल्लेख होता है। हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादातर मौर्य प्रशासन में, सॉरी मौर्य काल के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादातर प्रचलित थी। उसके बाद है मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। हो सकता है कि जो यूनानी हैं उनके वहाँ पर इस प्रकार के दास नहीं होंगे, जिस प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतवर्ष में देखी होगी दासों की, वहाँ पर उस प्रकार की दासों की व्यवस्था नहीं देखी हो, इसलिए स्ट्रेबो और मेगास्थनीज ने यहाँ पर ये बताया कि भाई यहाँ पर दास नहीं थे, परंतु यहाँ के दासों के रहने की वो अंतर हो सकता है, उनके क्षेत्र विशेष के अंतरों को देख सकते हैं। परंतु हमारे अर्थशास्त्र में कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। उसके बाद देखते हैं ये जो देवता हैं वो किस प्रकार की पूजा करते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय शिव की और कृष्ण की पूजा करते थे, शिव भगवान की और कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। उस समय का जो काल था वो शिव भगवान और कृष्ण भगवान की पूजाओं का दौर रहा होगा, ऐसा मेगास्थनीज ने कहा है। शिव भगवान को यूनानी भाषा में डायोनिसियस, डायोनिसियस, डायोनिसियस सीधा तरीका है कि आप यहाँ पर सी को शिव के रूप में कहेंगे और क्लीस को यहाँ पर कृष्ण के रूप में कहेंगे। हेराक्लीस को यहाँ पर कृष्ण बताया गया है, हेराक्लीस को यहाँ पर कृष्ण बताया गया है, हेराक्लीस को यहाँ कृष्ण बताया गया है। और डायोनिसियस को यहाँ पर शिव की उपमा दी गई है, डायोनिसियस को शिव की उपमा दी गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर बात कर ली है, अब हम नारियों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हम स्मृति काल की बात करें, स्मृति काल का सीधा सा अर्थ है उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक काल में फिर भी महिलाओं की स्थिति ठीक थी, परंतु उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है और यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति वापस सुधरती है। तो उसके बाद स्त्रियों की जो स्थिति थी वो स्मृति काल की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए, वो काम करने के लिए कुछ स्वतंत्रता दी गई, उनके जो भी जो पक्ष होते हैं उनको ना जाने लगा और यहाँ पर देखने को मिला। और हम मौर्य काल में देखते हैं कि महिला अंगरक्षकों की चर्चा भी हमें यहाँ पर मिलती है। कई प्रकार की, अगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो कई प्रकार की विष कन्याएं होती हैं, उनको भी यहाँ पर देखा गया है। महिलाओं को मौर्य काल में मतलब यूज़ किया गया, मतलब एक मतलब उनके जो कार्य है उनको देखते हुए प्रशासन में उनको लिया गया है, के जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया गया है। हम देखते हैं यहाँ पर कि गुप्तचर व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पर संलग्न थे, जैसा कि कल वाली चर्चा में परिवारजिका की चर्चा मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है वो काफ़ी सुधरी हुई है। तो महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी, उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। पुनर्विवाह, वो दोबारा विवाह कर सकती हैं, तो विवाह या परिवार के सदस्य से विवाह कर सकती है, विवाह की अनुमति थी। तलाक को अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। स्त्रियां अगर चाहें, अगर वो अपने पति के साथ अगर नहीं रह सकती तो वो तलाक ले सकती थी, स्वतंत्र रह सकती थी, उसे यहाँ पर मोक्ष कहा गया है। मोक्ष कहा गया है, कि जो वर्ड है उसको ध्यान दें कि उसे मोक्ष कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। पुनर्विवाह की यहाँ पर महिलाओं को अनुमति थी, नियोग प्रथा जहाँ पर थी वहाँ पर उनकी अनुमति थी। और उसके बाद स्त्रियां प्राय घर के अंदर रहा करती थी। बहुत सी स्त्रियां घर में रहती थी, व्यापार वाणिज्य नहीं करती थी या किसी काम में नहीं जाती थी, तो उन्हें अनिष्कासनी अनिष्कासनी नाम से जाना जाता था, अनिष्कासनी नाम से, अनिष्कासनी नाम से जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। जैसा कि हमने बताया, गणिकाध्यक्ष नाम से अधिकारी हुआ करता था।
तो उसका काम था, इससे राज्य को आय होती थी वेश्यावृत्ति से, इसलिए वेश्यावृत्ति उस समय में प्रचलन में थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को हम यहाँ पर रूपा जीवा कहते थे, रूपा जीवा कहते थे, रूपा जीवा कहते थे। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को करने वाली महिला को मौर्य काल में रूपाजीवी कहा जाता था, रूपाजीवी कहा जाता था। और इन कार्यों का निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी थे या अध्यक्ष थे, उसे हम गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। अर्थशास्त्र ये नहीं कहता कि सती प्रथा यहाँ पर थी, नहीं कहता, लेकिन फिर भी हम जो यूनानी जो लेखक यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर अर्थशास्त्र को थोड़ा सा खंडन करते हुए अपनी बात को कहा कि भाई यहाँ पर उस समय पर सती की प्रथा मौजूद थी। तो ये विरोधाभासी लक्षण है। लेकिन आपसे पूछे कि भाई अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यूनानी लेखकों के द्वारा यहाँ पर सती प्रथा को देखा, इसलिए दोनों को हम अच्छे से देख लिया है कि भाई यहाँ पर अर्थशास्त्र में सती प्रथा नहीं थी और यूनानी लेखकों ने यहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख किया है। अब एक वर्ड है इफ्तिक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा कि ये इत्फिक, इत्फिक महामत, इफ इफ्तिक महामत, इफ्तिक महामत महिला कल्याण अधिकारी को कहा जाता था। तो जो महिला कल्याण से जुड़े हुए अधिकारी थे, उनको हम इफ्तिक या इत्फिक, इत्फिक महामात, इत्फिक महामात, इत्फिक महामात, इत्फिक महामात। देखिए आप थोड़ा समझिए कि भाई यहाँ पर जो महामात अधिकारी था, यानी कि आपके यहाँ पर इत्फिक महामात महिला कल्याण अधिकारी को कहा गया है। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत में कोई दास नहीं था, परंतु बेगार और बंधुआ मजदूर की प्रथा अत्यंत सीमित पैमाने पर देखने को मिलती है। तो ये वाली बात आपने समझ ली। भाई ठीक है, वो कहते दास नहीं थे, लेकिन बेगार और बंधुआ मजदूर, बेगार और बंधुआ मजदूर को तो उन्होंने माना है, यहाँ पर बेगार और बंधुआ मजदूर की व्यवस्था थी। अब कुछ वर्ड है छंदवासिनी। छंदवासिनी कौन है कि साहब? छंदवासिनी वो हैं जो विधवाएं स्वतंत्र जीवन यापन करती है। स्वतंत्र रूप से कुछ विधवाएं हैं उस समय में जो स्वतंत्र जीवन यापन करती थी, अपना रोजगार करती थी और अपना घर गृहस्थी चलाती थी। तो उस समय स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली महिलाओं को छंदवासिनी के नाम से, छंदवासिनी के नाम से जाना गया है। कुछ कलाकार, पुरुष कलाकार जिन्हें हम रंगोपजीवी कहते हैं, पुरुष कलाकार जिन्हें हम रंगोपजीवी कहते हैं, पुरुष कलाकार जिन्हें हम रंगोपजीवी कहते हैं, महिला कलाकार जिसे हम रंगोपजीविनी कहते हैं, महिला कलाकार जिसे हम रंगोपजीविनी कहते हैं। तो रंगोपजीवी पुरुष कलाकार, रंगोपजीविनी महिला कलाकार। उसके बाद बंदी को पोषक, बंदिक पोषक, बंदिक पोषक जो है यहाँ पर वेश्याओं के संगठन के अध्यक्ष को, देखिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, आप थोड़ा सा परीक्षा में पूछ सकता है कि वेश्याओं का जो संगठन था उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था, उसे यहाँ पर बंदिक पोषक कहा जाता था, बंदिक पोषक कहा जाता था। बंदिक पोषक कौन था कि साहब? वेश्याओं के संगठन के अध्यक्ष को बंदिक पोषक कहा जाता था, बंदिक पोषक कहा जाता था, बंदिक पोषक कहा जाता था। देखिए आज की चीज़ों में शब्दावलियाँ, टर्मोलॉजी ही हैं और उनको हमें याद करना है। तो बंदिक पोषक जो हैं, वो बंदिक पोषक जो हैं उसे हम वेश्याओं के संगठन के अध्यक्ष को बंदिक पोषक कहते थे। अनिष्कासिनी मैंने बताया, उच्च वर्ग की महिलाएं जो घर के बाहर नहीं निकलती थी, उसे हम जो बोलते हैं अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी बोलते थे। अब आगे आइए थोड़ा सा, प्रवहन। प्रवहन क्या है? सामूहिक समारोह को, सामाजिक स्थिति है कि जो सामूहिक समारोह होते थे, सामूहिक समारोह को प्रवहन कहा जाता था, प्रवहन कहा जाता था। जो सामूहिक समारोह होते थे मौर्य समय में, मौर्य काल में, उसे हम प्रवहन कहते थे, प्रवहन कहते थे। उसके बाद अस्थायी आश्रित या बंधक दास, ऐसे जो होते थे जिनका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, जो बंदी बना लिए जाते थे, उन दास को हम आहितक कहते थे, आहितक कहते थे, आहितक कहते थे। देखिए शब्द ही हैं, उनको याद करना है। आहितक कौन था? अस्थायी आश्रित दास या बंधक दास, ऐसा दास जिसका कोई समय सीमा निर्धारण नहीं थी, अस्थायी था और अस्थायी था, बंधक दास था या आहितक नाम से जाना जाता था, आहितक नाम से जाना जाता था। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि थी वो कर मुक्त यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। स्त्री दासों के रूप में हमें धात्री, धात्री, उपचारिका, उपचारिका, परिचारिका और बंदकी, ये कुछ शब्द मिलते हैं कि धात्री जो महिला सेवक या स्त्री दास, धात्री, उपचारिका, परिचारिका और बंदकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। धात्री, उपचारिका, परिचारिका और बंदकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो महिलाओं की, दासों की स्थिति के ऊपर हमने चर्चा कर ली है। अब इसके इतर हम जो है अर्थव्यवस्था की या आर्थिक जीवन की चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ज़रूरत क्या इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए,
इतने बड़े जो साम्राज्य है उसको चलाने के लिए यहाँ पर कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं की गई थी। आर्थिक व्यवस्थाओं में हम सबसे पहले देखेंगे भू राजस्व प्रशासन को, राजस्व प्रशासन को। भाई मौर्य काल पहला ऐसा शासन था जो केंद्रीकृत व्यवस्था था। गणराज्यों को अ, जीत करके जो राज्यों से साम्राज्य बनने की जो कहानी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, हमने बताया यहाँ पर बहुत बड़ी नौकरशाही थी, बहुत बड़े मंत्री परिषद थे, मंत्रिण थे, सैन्य व्यवस्थाएं थी, और बहुत सारे ऐसे जो नए नए जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो रिफॉर्म्स किए गए थे उस टाइम पे, तो उनको चलाने के लिए राजस्व के प्रशासन की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्यों आन पड़ी कि भाई देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो नौकरशाही थी, राजस्व प्रशासन यानी कि आर्थिक स्थिति को देखेंगे, करों के ढांचों को देखेंगे, करों के प्रकार को समझेंगे, राजस्व प्रशासन किस प्रकार से था, भू राजस्व किस प्रकार से था, कोई व्यक्ति अगर राज्य के साथ मिलकर भूमि को जोतता था तो क्या था, खुद की भूमि जोतता था तो क्या था, करों के प्रकार किस प्रकार से थे देखेंगे। तो राजस्व प्रशासन आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं कि मौर्य काल पहली केंद्रीकृत शासन का प्रतिनिधित्व करता था। इससे पहले कोई केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्रीय शासन नहीं था, इस जैसा हमें पता है। कर ढांचे का विकास क्यों? क्योंकि विस्तृत प्रशासनिक ढांचे का विकास था, इसलिए इनको चलाने के लिए करों की आवश्यकता थी। प्रशासनिक ढांचा बहुत बड़ा था, जैसे मैंने बताया मंत्री परिषद के बाद आपके बहुत सारे अध्यक्ष होने के बाद में सेना का प्रबंधन, प्रबंधन, इस प्रकार की बातें थी। तो विस्तृत प्रशासनिक ढांचे का विकास था, इसलिए जन कल्याणकारी कार्यों पर खर्चा करना था, इसलिए यहाँ पर टैक्स लेना बहुत जरूरी था। तो जन कल्याणकारी कार्यों पर खर्च को देखने के लिए विशाल सेना व्यवस्था के लिए युद्ध लड़ने थे, बहुत सारे तरीकों से काम करने थे। तो विशाल सेना को रखने के लिए पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, इस प्रकार की सेना, और विस्तृत नौकरशाही के ऊपर खर्च करना, तो ये एक कारण था। अब अर्थशास्त्र में कुल 7 प्रकार के करों का यहाँ वर्णन मिलता है। सीधा सीधा परीक्षाओं में मिलान करने वाला या एक नंबर में एक लाइन में पूछने वाला पूछ लेता है। तो अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के करों का वर्णन है। पहला कौन सा है? राष्ट्र कर। तो राष्ट्र कर है ग्रामीण और देहात क्षेत्रों से प्राप्त कर को राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र कर कौन सा है? जो ग्रामीण और देहात क्षेत्रों से प्राप्त कर को हम राष्ट्र कर कहते थे। उसके बाद में दुर्ग कर जो है वो था नगर से प्राप्त कर को दुर्ग कर कहते थे। नगर से प्राप्त कर को हम यहाँ पर दुर्ग कर कहते थे। नगर से प्राप्त कर को दुर्ग कर कहते थे। और राष्ट्र जो है ग्रामीण और देहात क्षेत्रों से प्राप्त कर को हम यहाँ पर राष्ट्र कहते थे। उसके बाद है वनीकर। वनीकर वनों से प्राप्त कर को कहते थे। वनीकर वनों से प्राप्त कर को कहते थे। वनीकर वनों से प्राप्त कर को कहते थे। खनीकर जो खनन से प्राप्त होते थे। खनीकर खनन से प्राप्त होते थे। खनीकर खनन से प्राप्त होते थे। व्रज व्रज वो हैं जो पशुओं से प्राप्त कर होते थे। व्रज वो हैं जो पशु व्रज कर व्रज कर जो है वो पशुओं से प्राप्त होते थे। व्रज कर जो है वो पशुओं से प्राप्त होते थे। तो उसके बाद सेतु कर, देखिए नाम में सेतु बंद अलग चीज है और सेतु कर अलग चीज है। सेतु बंद जहाँ पर सिंचाई मतलब रोकी जाती थी सरकार के द्वारा कि भाई यहाँ पर हम सिंचाई करेंगे तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, या इस जमीन पर हम सिंचाई नहीं करें, तो सेतु बंद अलग चीज है। आगे देखेंगे। सेतु कर नाम से थोड़ा कंफ्यूजन है। फल फूल सब्जी से प्राप्त करों को, इनके बिक्री से प्राप्त करों को हम सेतु कर कहते थे, सेतु कर कहते थे। तो सेतु कर किन पे लगता था? फलों के बेचने पे, खरीदने पर, फल फूल सब्जी से प्राप्त कर राज्य को होता था। वणिक पथ कर स्थल और जल मार्ग से प्राप्त कर को हम यहाँ पर जो देखते हैं उसे हम वणिक पथ कर कहते हैं। तो देखें, आपको फिर बताते हैं कि राष्ट्र दुर्ग वनी खनी ब्रज सेतु वणिक। राष्ट्र दुर्ग वणी खनी, राष्ट्र दुर्ग वणी खनी, राष्ट्र दुर्ग वणी खनी, व्रज सेतु वणिक, व्रज सेतु वणिक कर। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के पूछेंगे। सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कर अर्थशास्त्र में नहीं था, या निम्न में से कौन सा जो कर है अर्थशास्त्र में पाया गया है, या पूछ सकता है इस कर को क्या कहते हैं, इस कर को क्या कहते हैं। तो बाकी तो आप कर दोगे। एक ये जो राष्ट्र है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ये राष्ट्र है उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको व्रज को देखना पड़ेगा, सेतु कर को देखना पड़ेगा। ये 3 कर हैं जो नाम से मिलते जुलते नहीं हैं। राष्ट्र ग्रामीण और देहात क्षेत्रों से प्राप्त कर को कहते हैं। वज्र जो है व्रज जो है पशुओं से प्राप्त कर को कहते हैं। और सेतु कर जो है फल फूल सब्जी से प्राप्त कर को कहा जाता है। ये देखने का आप प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरी कि भाई भू राजस्व कर। अब जैसे कि मैंने बता दिया भाई, जो रेवेन्यू सिस्टम था वो 7 प्रकार से बता दिया, और आगे भी बहुत सारे कराने वाले हैं, उनको हम तसल्ली से देखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पूरी चीज़ों को खंगाल लिया गया है, आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। भू राजस्व कर जमीन के ऊपर जो खेती हुआ करती थी उस खेती पर राज्य कुछ प्रकार कर लगाया जाता था। अब 2 प्रकार की खेतियाँ थी। एक तो जो खेती हुआ करती थी राज्य खुद किया करता था,
और दूसरी जो खेती थी वो व्यक्ति खुद किया करता था। तो एक तो राज्य की खेती थी, राज्य से आप मशीनरी ले लीजिए और उसका 50% आप चुका दीजिए और 50% आप ले जाइए। तो यानी जो आदुड़े हम कहते हैं उस वाली बात है कि राज्य भूमि को हम सीता के नाम से जानते हैं और इस पे लगने वाले कर को सीता कहते हैं। तो राज्य के जो नियंत्रण में भूमि थी, उस भूमि को आप वहाँ से उधार लीजिए और उधार लेके उसके ऊपर सरकार के द्वारा या उस समय मौर्य प्रशासन के द्वारा आपको बीज दिया जाएगा। आपको उसके अंदर 50% पैसा जो है आपको लगाना है, 50% पैसा, जैसे कि आधुनिया का सिस्टम आज होता है वर्तमान में। तो भू राजस्व की दो प्रणालियाँ थी। पहली, सरकार की भूमि, कोई किसान अगर उसे लेता है तो वो उस प्रकार से 50% सरकार को देगा और खुद 50% वो रखेगा। तो वो राज की भूमि को सीता भूमि कहते थे। इस पे लगने वाले कर को सीता कर कहते थे। 50% राज्य को और 50% खुद को लाभों का देना होता, पर लाभों का और खर्चों का। उसके बाद निजी भूमि, निजी भूमियों को हम स्ववीर्यो उपजीवी भूमि कहते थे। किसी व्यक्ति की खुद की भूमि हुआ करती थी, उसे हम स्ववीर्य उपजीवी, स्ववीर्य जो खुद के मेहनत से ली जाती थी या खुद के श्रम से राज्य इसके ऊपर कर लेता था। कर का जो भाग है वो 1/6 के आसपास हुआ करता था, 1/6 के आसपास हुआ करता था। तो स्ववीर्य उपजीवी भूमि निजी भूमि थी। ये स्वकाम्य भूमि, स्वकाम्य भूमि, उपवास भूमि, उपवास भूमि, क्षेत्रक भूमि, क्षेत्रक भूमि के नाम से इनके स्वामियों को कहा जाता था। स्वकाम्य यानी खुद के द्वारा कमाई गई, उसके बाद उपवास यानी कि खुद की भूमि, क्षेत्रक यानी खुद की भूमि। इनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 1/6 भाग या शुल्क देना पड़ता था। और इस निजी भूमि के जो टैक्स है उसको हम यहाँ पर भाग कहा करते थे, भाग कहा करते थे या शुल्क कहा करते थे, भाग या शुल्क कहा करते थे। तो यहाँ पर जो था वो सीता कर था और निजी भूमि पर जो कर है उसे हम भाग या शुल्क लेते थे। ये 50% दे होता था सरकार को और ये अपने कुल उपज का 1/6 भाग यहाँ पर देना होता था। तो ये बात समझा दी है। राजकीय भूमि, निजी भूमि, निजी भूमि को स्ववीर्यो उपजीवी भूमि कहते थे। स्व काम में उसके जो देता था उसे स्व काम में, उपवास या क्षेत्रक उसके स्वामी को कहा जाता था। इसके ऊपर जो शुल्क लगता था उसे हम भाग कहते थे, या कर जो लगता था उसको हम भाग या शुल्क के रूप में जानते हैं। ये 1/6 उत्पादन का लगता था और ये 50% जो है वो राज्य को देना होता था। उसके बाद कुछ ऐसे कर हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर सीधी ही की गई है, उनको हम सीधा ही पढ़ेंगे। कोई घुमाने फिराने और कहानी वहानी कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए, पिंड कर, पिंड कर ये होता था कि जो संपूर्ण ग्राम पर लगने वाले कर को हम पिंड कर कहते थे। श्रद्धा अनुसार दिया जाता था। बड़े ग्राम होते थे तो बड़े प्रकार का कर होता था, छोटा ग्राम होता था तो छोटा कर होता था। तो पिंड कर क्या है? संपूर्ण ग्राम पर लगने वाले कर को पिंड कर कहा जाता था। संपूर्ण ग्राम पर, ग्राम की जो जनसंख्या, क्षेत्र और उनकी हैसियत के आधार पर यह तय होता था। कोई पैमाइश नहीं थी कि भाई कितना होगा। पर पिंड कर हम साधारण भाषा में देखें तो संपूर्ण ग्राम पर लगने वाला कर पिंड कर कहलाता था। उसके बाद है प्रणय कर, यानी कि संकटकालीन कर होता था। राज्य को जब भी अकाल की स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो या किसी भी प्रकार की स्थिति हो, संकट की स्थिति हो, तो उस समय लगने वाले कर को यहाँ पर हम प्रणय कर कहते थे। उसके बाद हिरण्य कर, हिरण्य कर, नगद कर। देखिए इंपॉर्टेंट है, हिरण्य कर, नगद कर, हिरण्य कर, नगद कर, हिरण्य कर जो नगद के रूप में लिया जाता था। पूछ लेगा कि हिरण्य कर क्या है? जो नगद के रूप में लिया जाता है, नगद के रूप में लिया जाता है उसे हम हिरण्य कर कहते हैं, हिरण्य कर कहते हैं। नगद के रूप में लिए लेने वाले कर को हिरण्य कर कहते हैं। कोई घुमा फिरा के पूछ लेगा कि भाई हिरण्य कर पहला ऑप्शन सोने पर कर, नहीं, हिरण्य कर नगद के रूप में लिया जाता है। विविधा कर, चारागाहों पर, चारागाहों पर लगने वाले कर, जो चारागाह होते थे राज्य के अधीन होते थे, उनके ऊपर चरवाहा अपने पशुओं को लेके आते थे, तो उस जगह पे जो कर लगता था उसे बोलते थे विविता कर, विविता कर, विविता कर, जिसे हम चारागाह कर बोलते हैं। विविता कर, चारागाह कर, विविता कर, चारागाह कर, विविता कर, चारागाह कर। उसके बाद तरदेह कर, नदी को पार करने पर कर। कोई भी व्यक्ति है नदी को पार कर रहा है, खुद व्यक्ति है, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। खुद सामान लेके जा रहा है, नदी को पार कर रहा है, व्यापार वाणिज्य कर रहा है, क्योंकि हमने जो अंतर्देशीय नदियों वाला व्यापार भी मौर्य काल के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। तो तर दे कर जो है वो नदी को पार करने पर जो कर लगता था, राज्य को आय होती थी, इसे बोलते थे तर दे कर, तर दे कर नदी को पार करने वाला कर। विष्टि यानी कि बेगार, सामान्य बात है कि बेगार किसी को लगा लिया और उसे पैसे नहीं दिए, उसे बोलते हैं विष्टि, बेगार। वर्तनी कर जो सड़क पर ऊपर लगता था, देखिए नाम अलग है काम अलग है, इसलिए सवालों की बनने की यहाँ पर संभावना बनती है। तो वर्तनी कर जो है वो सड़क के ऊपर लगता था, वर्तनी कर जो है वो सड़क के ऊपर लगता था, वर्तनी कर जो है वो सड़क के ऊपर लगता था। चोर रज्जुक कर, चोर रज्जुक कर, चौकीदारी कर या पुलिस कर।
चोरी वोरी नहीं हो उसके लिए व्यवस्थाएं की जाती थी, पुलिस वुलिस लगाई जाती थी, चौकीदार लगाए जाते थे। उनको उनको जो टैक्स दिया जाता था उसे हम चोर रज्जू कर कहते हैं, चोर रज्जू कर कहते हैं, जो चौकीदार कर या पुलिस कर के रूप में लिया जाता था। और मूसिका कर यानी प्लेग व्लेग फैलने या जानवर संबंधित कोई बात होती थी तो उसे हम मूसिका कर, प्लेग फैलने पर लगने वाले कर को कहते हैं। कोष्ठेय कर सरकारी जलाशयों पर प्राप्त कर जो है वो कोष्ठेय कर कहलाते हैं। कोष्ठेय कर, कोष्ठेय कर, कोष्ठेय कर। तो सरकारी जलाशयों से आप पानी वानी लेते हैं, सिंचाई का काम करते हैं तो उसे बोलते हैं कोष्ठेय कर, कोष्ठेय कर, कोष्ठेय कर। तो सरकारी जलाशयों से प्राप्त कर को हम कोष्ठेय कर कहते हैं, सरकारी जलाशयों से प्राप्त कर को कोष्ठेय कर कहते हैं, सरकारी जलाशयों से प्राप्त कर को कोष्ठेय कर कहते हैं। उसके बाद है उत्संग कर। प्रजा द्वारा सम्राट को दी गई भेंट को हम उत्संग कर कहते हैं। प्रजा द्वारा सम्राट को दी गई भेंट को, भेंट देने का कोई ना कोई बच्चा हुआ होगा, कोई शादी हुई होगी, कोई तलवार बंदी हुई हुई होगी, या कोई किस प्रकार का उत्सव हुआ होगा, आयोजन हुआ होगा, तो उनके ऊपर जो कर दिए जाते थे, प्रजा द्वारा सम्राट को दी जाने वाली भेंट को हम उत्संग कर कहते हैं, उत्संग कर कहते हैं, उत्संग कर कहते हैं। तो प्रजा द्वारा सम्राट को दी जाने वाली भेंट को उत्संग कर कहते हैं। परहीनक कर, राजकीय चारागाहों पर कर। देखिए, एक तो यहाँ पर चारागाहों पर कर विविधा कर है, और राजकीय चारागाहों पर कर को हम परहीनक कर कहते हैं। राजकीय चारागाहों पर जो कर है उसे हम परहीनक कर कहते हैं। परहीनक, ये नाम है इनका, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, इसको ये कहते हैं, बात ही खत्म। कौन सी कहानी सुनाऊं, नहीं समझ में आएगा। इसलिए पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, मन में उच्चारण करके पढ़िए, आवश्यक पढ़े उसको लिखिए, ठीक है। तो परहीनक कर राजकीय चारागाहों पर कर, परहीनक कर राजकीय चारागाहों पर कर। उसके बाद आगे चलते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो थी वो कृषि पर थी, कि सर्वाधिक मामले में यहाँ पर कृषि हुआ करती थी, पशुपालन हुआ करती थी, और वाणिज्य व्यापार यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहते हैं। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वार्ता कहा जाता है। आरएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वार्ता का अर्थ यहाँ क्या गया है, तो कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और वाणिज्य कार्यों में संलग्न लोगों को वार्ता, समाहर्ता, ऐसा कुछ वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वृत्ति का साधन जो है, वृत्ति के साधन जो भी हैं, जैसे कृषि से हमारे को आय होती है, पशुपालन से हमको आय होती है, और वाणिज्य व्यापार से हमें आय होती है, उसे यहाँ पर वार्ता कहा गया है। वार्ता का सीधा सा अर्थ है वृत्ति के साधन। वृत्ति के साधन कौन कौन से थे, मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वाणिज्य थे। अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेव भूमि का बता दिया। ब्रह्मदेव भूमि का उल्लेख है जिसे यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। इस काल में पहली बार दासों को कृषि कार्य में लगाया गया। बहुत ही अच्छी बात है, इससे पहले कृषि कार्यों में दासों को नहीं लगाया जाता था। आइए देखते हैं। क्षेत्रक, यानी मैं बताया भूस्वामी, क्षेत्रक उपवास से ये जो शब्द बताए थे, उसे क्षेत्रक जो है उसे हम भूस्वामी कहते हैं। उपवास काश्तकार को कहा जाता है, उससे में जो उपवास है उसे काश्तकार कहा जाता है। स्वाम्य, इसमें भूमि पर व्यक्ति के अधिकार सिद्ध हो, ये बता दिए गए हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकारों को देखते हैं। भाई भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। अदेव मात्रिक, बिना वर्षा के अच्छी खेती हो कृत्रिम साधनों से। जैसे कि हम समझते हैं कि जो खेती है वो बिना वर्षा के की जा रही है, यानी कि यहाँ पर देवता की कृपा नहीं हो रही है, इंद्र भगवान की कृपा नहीं हो रही है, इसे अदेव मात्रिक, बिना वर्षा के अच्छी खेती हो कृत्रिम साधनों का यहाँ पर उपयोग करके, तो उसे बोलते हैं अदेव मात्रिक। इसका उल्टा कर दें, देवमात्रिक, सिर्फ वर्षा द्वारा खेती हो तो उसे बोलते हैं देवमात्रिक। उसके बाद है कृष्ट, कृष्ट जुती हुई भूमि को कृष्ट कहते हैं। कृष्ट कह लीजिए, री की मात्रा है, या कृष्ट कह लीजिए, गुजराती भाषा में कृष्ट कहते हैं। और कृष्ट जो है जुती हुई भूमि कहलाती है। कृष्ट जो है वो जुती हुई भूमि, या कृष्ट जो है वो जुती हुई भूमि है। अकृष्ट जो है वो बिना जुती हुई भूमि, कृष्ट जो है वो बिना जुती हुई भूमि है। स्थल ऊंची भूमि को कहते हैं, स्थल जो है वो ऊंची भूमि को कहते हैं। तो दोबारा कर देते हैं, स्थल जो है उसे हम ऊंची भूमि को स्थल कहते हैं। भूमि के प्रकार हैं, ऊंची भूमि है तो उसे स्थल कहेंगे, कोई बिना जुती हुई भूमि है तो उसे अकृष्ट कहेंगे, अकृष्ट कहेंगे, अकृष्ट कहेंगे। और जो जुती हुई भूमि है उसे हम कृष्ट कहेंगे, जुती हुई भूमि को कृष्ट कहेंगे, जुती हुई भूमि को कृष्ट कहेंगे, जुती हुई भूमि को कृष्ट कहेंगे। उसके बाद सिर्फ वर्षा द्वारा होती है उसे देवमात्रिक, देवमात्रिक भूमि कहते हैं, देवमात्रिक भूमि कहते हैं। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होती है उसे हम अदेवमात्रिक भूमि कहते हैं। ये भूमि के 5 प्रकार बताए गए हैं। द्रोण और निवर्तन के मामले में बात बताते हैं, तो अनाज का जो माप होता था उसको मापने की जो इकाई थी वो द्रोण थी। अनाज को मापने की जो इकाई है, अनाज को जो मापने की इकाई है वो द्रोण कहलाती है। अनाज को मापने की इकाई जो है वो द्रोण कहलाती है। अनाज के मापने की इकाई को द्रोण कहलाती है। अनाज के मापने की इकाई को द्रोण कहते हैं। अनाज के मापने की इकाई को द्रोण कहते हैं। निवर्तन जो है, निवर्तन जो है भूमि माप की इकाई है। निवर्तन जो भूमि को नापते थे उसकी माप की इकाई को निवर्तन कहते हैं।
निवर्तन जो है भूमि की जो नाप की इकाई है उसे हम निवर्तन कहते हैं। भूमि के नाप की जो इकाई है उसे हम निवर्तन कहते हैं। भूमि के नाप की इकाई को निवर्तन कहा जाता है मौर्य काल में। भूमि कर उपज का 1/4 से 1/6 भाग होता था। सामान्यतः कोई अच्छी फसल होती थी तो उस समय 1/6 या 1/4 के बीच को देखते थे, 25% से आपके 18% के आसपास, यानी कि 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। भूमि कर के दो प्रकार थे, सेतु कर और वन कर। अभी बताएंगे थोड़ा सा आगे। सेतु बंद बताया मैंने। सेतु कर जो फल फूल सब्जियों पे लिया जाता था, परंतु यहाँ पर सेतु बंद जो है राज्य की ओर से सिंचाई पर पूर्ण प्रतिबंध को सेतु बंद कहा जाता था। सेतु बंद का यहाँ पर सीधा सा अर्थ है कि राज्य की ओर से सिंचाई पर पूर्ण प्रबंध वाली भूमि को हम कहते थे वहां पर सेतुबंद भूमि। यहाँ पर किसी भी प्रकार से खेती नहीं की जाती थी। सिंचाई कर उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। अगर बरसात नहीं हो रही है, राज्य अगर सिंचाई के कार्य में लगा हुआ है, तो 1/5 से लेकर 1/3 तक सिंचाई कर जो है 1/5 से लेकर 1/3 भाग तक होता था, यानी कि 20% से लेकर 33.5% तक जो राजस्व है वो सरकार यहाँ पर सिंचाई के नाम पर लेती थी। जरूरी था। रज्जू ग्राहक क्या था? रज्जू ग्राहक कौन सा था कि भाई खड़ी फसल मापकर तय करने वाले बंदोबस्त अधिकारी को रज्जू ग्राहक कहा जाता था। रज्जू ग्राहक किसे कहा जाता था कि रज्जू ग्राहक उसे कहा जाता था जो खड़ी फसल मापकर तय करने वाला, जो बंदोबस्ती की फसल खड़ी हुई है तो देख लिया कि भाई 1/4, 1/5 या 1/6 जो भी आप दे सकते हैं, जो भी जो रज्जू ग्राहक था वो अधिकारी का नाम था। रज्जू ग्राहक पूछ लेता है परीक्षाओं में, उटपटांग से नाम है, याद करने हैं, इसका हमें भी कुछ आपसे कह नहीं सकते। तो रज्जू ग्राहक यहाँ पर खड़ी फसल को माप कर ये तय करता था कि 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6 किस प्रकार से पैदाइश में से दिया जाएगा। अशोक के रुमनदेही अभिलेख में केवल 2 करों का उल्लेख मिलता है, जिसे हम बलि और यहाँ पर भाग कहते हैं। तो अशोक के रुमनदेही अभिलेख में एकमात्र अभिलेख है रुमनदेही जो आर्थिक चीजों के ऊपर चर्चा करता है। पूछा गया सवाल है, तो आर्थिक क्रियाकलापों पर चर्चा करने वाला अभिलेख जो है वो रुमनदेही है। इसमें 2 करों का उल्लेख मिलता है, बलि का और भाग का। बलि और भाग का। निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग कहते थे। जो निजी भूमि थी उससे प्राप्त आय को हम भाग कहते थे, और राज की भूमि से आय प्राप्त को हम, बता दिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि राज की भूमि अगर जोतोगे तो सीता कर देना है, और निजी वाली जोतोगे तो शुल्क या भाग जो है इसके अंदर दिया जाएगा। उसके बाद चलें, राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। जो सीता कर लेता था उसको सीता अध्यक्ष कहते थे। अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को हम सीता कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जो कि पूर्णतः मैं इस बात का खंडन करता हूँ मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अंतिम 12 वर्षों तक जो अकाल पड़े वो देखते हैं। हम इसको तो ऐसा मेरा मानना नहीं है, और काफ़ी सारे इतिहासकारों को मानना भी नहीं है अकाल पड़ते थे। अर्थशास्त्र में अकाल के समय राजा द्वारा जनता की भलाई के लिए उपाय कार्य किए जाते थे। और इसी क्रम में हमने पिछली वाली कक्षाओं में भी देख रखा है कि जो कि भाई यहाँ पर सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और बहुत सारी नहरें, बहुत सारे बांध इस प्रकार के मौर्य प्रशासन में काम किए गए हैं आम जनता को राहत देने के, जिस समय दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा करता था। तो यहाँ पर ये बात है। कौटिल्य ने चावल की फसल को सर्वोत्तम बताया है। संभवतः उसको चावल पसंद होगा कौटिल्य को, परंतु एक जो गन्ना है उसे यहाँ पर निकृष्ट या बिल्कुल न्यूनतम प्रकार की फसल यहाँ पर बताया गया है। सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर जिसे हम पुष्यगुप्त वैश्य कहते हैं, पूर्व में चर्चा की गई है, अभी पढ़ देता हूँ। दूसरी या तीसरी क्लास है इस लेक्चर की, उसमें बता दिया गया है। काठियावाड़ गुजरात में गिरनार वाले क्षेत्र में सुदर्शन झील पर बांध निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के एक अभिलेख से पता चलता है कि इस बांध बांध है ये बांध के निर्माण में लगभग 800 वर्ष के बाद उसे बनाया गया है। तो ये अशोक के गवर्नर यवनराज पहले बता दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे मौर्य साम्राज्य के। पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ पर राज्यपाल थे। सुदर्शन झील जो वहाँ पर गिरनार वाले क्षेत्र के अंदर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अब इसी झील में अशोक के समय तुषास्व यवनराज तुषास्व था, राज्यपाल था वहाँ का। झील का यहाँ पर पुनर्निर्माण करवाया था, और नहरें यहाँ से निकालने का काम जो है तुषास्व के द्वारा अशोक के समय किया गया था। रुद्रदामन शासक हुए हैं, उनके समय में राज्यपाल सुविशाक्त था। इसी सुदर्शन झील को बांध का निर्माण पुनः करवाया। परीक्षा में सवाल आते हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट करूँ। और स्कंदगुप्त परवर्ती शासक थे। स्कंदगुप्त बाद में
मौर्यत्र काल में। और पर्णदत्त और चक्रपालित, पर्णदत्त इसके पिता थे चक्रपालित के, चक्रपालित इनका पुत्र था। तो बांध का पुनर्निर्माण करवाया यहाँ पर पर्णदत्त ने, बांध का पुनर्निर्माण कराया पर्णदत्त ने, और चक्रपालित द्वारा यहाँ पर विष्णु की मूर्ति जो सुदर्शन झील में लगाई गई है। पूरी क्लास में बता दी है, इसलिए केवल रिपीट करना है। सहगौरव और महास्थान अभिलेख दुर्भिक्ष यानी काल के समय पर, तो सहगौरा पढ़ाया अच्छी तरीके से पूरी क्लास में, केवल रिपीट करना है। सहगौरा और महास्थान अभिलेख जो है वो दुर्भिक्ष के समय राज्य द्वारा अनाज के वितरण का उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की घटनाएं हैं। सेनाभक्तम एक प्रकार का कर होता है, सेनाभक्तम एक प्रकार का कर होता है। जिस क्षेत्र से सेना गुजरती है, जिस क्षेत्र से सेना गुजरती है उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा सेना के रखरखाव को, उनके मेंटेनेंस को, उनके चलने के लिए काम करने को, उनके निवासियों को द्वारा वहाँ पर सेना को जो कर दिया जाता था उसे सेना भक्तम कहा जाता है, सेना भक्तम कहा जाता है। अगली बात करें कि पिंड कर क्या है, एक प्रकार का रिवाजी कर है, ये एक रिवाज है। जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, पहला कर यही था कि पिंड कर क्या है, एक प्रकार का रिवाजी कर है जो गाँवों पर लगता है, और जो बड़ा गांव है उससे बड़े प्रकार का टैक्स है। अगर वहाँ पर अधिक प्रकार की उपज होती है तो वहाँ पर अधिक टैक्स लगता है, और छोटा गांव है और कम उपज होती है तो वहाँ पर उनके सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कम टैक्स लगता है। समाहर्ता अधिकारी आपको बता दिया, समाहर्ता अधिकारी जो टैक्स को कलेक्ट करने वाला होता है। अक्षपटलाध्यक्ष कौन है, अक्षपटलाध्यक्ष जो लेखा जोखे का काम करने वाला है उसे हम अक्षपटलाध्यक्ष कहते हैं। समाहर्ता जो टैक्स को कलेक्ट करता है उसे हम समाहर्ता कहते हैं, यानी कि वित्त मंत्री। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योग, जो राज्य हैं वो एकाधिकार वाले जो उद्योग हैं वो करते हैं, उनसे रेवेन्यू होता था। तो कौन कौन से थे? खान खुद अपने पास था, किसी को नहीं देते थे। नमक किसी को नहीं देते थे। और अस्त्र शस्त्र के जो व्यवसाय थे राज्य खुद किया करता था, राज्य के अधीन ही थे। ये किसी भी प्राइवेट एजेंसी को, किसी भी व्यापारी वर्ग को नहीं दिया जाता था। तो खान का, नमक का और अस्त्र और शस्त्र का, खान, नमक और अस्त्र शस्त्र का व्यापार राज्य खुद किया करता था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीता कर, वापस देख लेते हैं कि कौन कौन से कर थे। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि सवाल यहीं से ये बनता है। सीता कर यहाँ पर, सीता कर राज की भूमि से होने वाला कर, ये 1/2, 50% मैंने आपको पहले ही बता दिया। भाग, कृषकों से उपज का हिस्सा 1/6 होता था, जैसे मैंने बता दिया। भाग या शुल्क जो खुद की भूमि होती थी। प्रणय आपातकालीन कर 1/3 से 1/4 लगता था। प्रणय कर आपातकालीन स्थिति में 1/3 से 1/4 लगता था। हिरण्य कर नगद कर कहलाता था। सेतुबंध जो है राज्य को सिंचाई प्रबंध के एवज में सेतुबंध दिया जाता था। राज्य सिंचाई का प्रबंध करती थी, वहां पर बैरियर लगाती थी, बैरियर लगाने के बाद उनसे टैक्स लेती थी। राज्य को सिंचाई के प्रबंध के लिए जो कर था उसे सेतुबंध था। बलि एक प्रकार का राजस्व कर है, बलि जो है वो एक प्रकार का राजस्व कर है। प्रवेशीय आयात कर, कोई भी जो वस्तु है वो आयात की जाती है तो उसके ऊपर प्रवेशीय कर लगता था, प्रवेशीय कर लगता था। और जो वस्तु यहाँ से निर्यात की जाती थी उसके निष्क्रम्य कर, निष्क्राम्य कर, निष्क्राम्य कर। प्रावेशीय कर आयात पे, निष्क्राम्य कर जो है वो निर्यात पे लगता था। विष्टि निःशुल्क प्रकार का बेगार था। इस प्रकार की बात हम पहले कर चुके हैं। पंको पंकोद सन्निरोधे, पंकोद सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे या पंकोद सन्निरोधे जो है वो सड़क पर कीचड़ फैलाने के ऊपर ये टैक्स लिया जाता था। उदक भाग जिसे हम सिंचाई कहते थे। अब राज्य के पास कुछ जंगल हुआ करते थे, जंगल में हाथी रहा करते थे और वहाँ पर बहुत सारे खनिज वगैरह, लकड़ियाँ और लोहे प्राप्त होते थे। तो उनके प्रकार को भी बात करते हैं। ये अपने राज्य अपने पास ही रखा करता था। तो उस समय पर उदक भाग में, जैसे उदक भाग सिंचाई कर को कहा जाता था। जंगल राज्य की संपत्ति होते थे। दो प्रकार के वन थे, पहला था हस्ती वन और दूसरे थे द्रव्य वन। हस्ती वन जो हाथियों के लिए रखे जाते थे, हाथियों के रखरखाव के लिए, क्योंकि हमने हाथी सेना देखी तो उसके प्रबंध के लिए थी। द्रव्य वन यहाँ पर जहाँ से अनेक प्रकार की लकड़ियाँ, लोहा, तांबे, गोंद वगैरह धातुएं प्राप्त होती थी। तो दो प्रकार के वन यहाँ पर मिलते थे, राज्य के पास में ही हुआ करते थे। उसके बाद समाहर्ता, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। सन्निधाता, राजकीय कोषागार और भंडार, भंडार ग्राह का, टीओ साहब, टीओ साहब का। ये सन्निधाता मतलब टीओ, पैसे को और अन्नों को रखने का काम। समाहर्ता इनके टैक्स को कलेक्शन करने का काम। अशोक के समय राज्यपाल तुषार द्वारा, वो आ गई पूर्व में बात, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे चलते हैं। मौर्यकालीन व्यापार। अब व्यापार के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पानी भी लेता हूँ। आज की क्लास में इसे ये कहते हैं, इसे ये कहते हैं। मौर्यकालीन व्यापार में बात करें तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि भाई मौर्यकालीन व्यापार जरूरी था। जो अंतर जो
भारत के अंदर की नदियाँ हैं, उनमें भी होता था, समुद्र से भी व्यापार होता था, स्थल मार्ग से भी होता था, जल मार्ग से भी होता था। कौन-कौन से कपड़े थे, कौन-कौन सी जगहों पर रेशम का व्यापार था, किस प्रकार के व्यापार की चीज़ें थी, किस प्रकार के कर लगा करते थे, ये सब जानकारियाँ मौर्यकालीन व्यापार में मिलती है। मुख्यतः शिल्पियों का और उद्योग का 2 ही काम यहाँ पर हो रहा है। इस समय में हम शिल्पी उद्योग को और दूसरे जो उद्योग हैं, शिल्प और उद्योग को प्रोत्साहन करते थे। सबसे ज़्यादा जो काम हुआ करता था, कपास से सूत कातने का काम मौर्य साम्राज्य में किया जाता था। जो व्यापार वाणिज्य से कपड़े संबंधित था, उस व्यापार को ये करते थे। चीन जो है वो चीन चीन से रेशम का व्यापार हुआ करता था। माप-तोल की इकाई के लिए कई प्रकार के जो अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति की गई थी। राज्यों में जो देवताओं की प्रतिमाएँ हैं, उनको भी यहाँ पर बिक्री करके यहाँ पर राज्य में आय ली जाती थी। जो जल और थल होते थे, उनको निर्माण करने के लिए हम देखते हैं पोर्ट्स वगैरह थे। वहाँ पर व्यापारियों के वर्गों को हम श्रेष्ठी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर किन-किन उत्पादों को क्या कहते हैं, जैसे कि चीनी पट्ट क्या है, पत्रोम क्या है, तुकुल क्या है, शोम क्या है, कोसे क्या है, इस प्रकार के इसके अंदर लैंग्वेज आएगी। प्रमुख बंदरगाहों के नाम देखेंगे, पश्चिम में कौन-कौन से हैं, दक्षिण में कौन-कौन से हैं। व्यापारिक संघ के अंदर किस-किस प्रकार की संस्थाओं के नाम होते हैं और इसके अंदर हम देखेंगे भई मुद्राएँ किस-किस प्रकार की यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। आज के टॉपिक हम इतना ही देखेंगे और कल हम जो इसके अंदर चर्चा करेंगे वो मौर्य काल के द्वारा कला संस्कृति में क्या दिया गया है। तो पढ़ देता हूँ शिल्प और उद्योग। इस काल में शिल्प और उद्योग प्रमुख प्रोत्साहन मिलता है। सूती कपड़े के लिए काशी काशी, बंगाल, पुंडरू, पुंड्र, कलिंग और मालवा ये क्षेत्र थे, ये प्रसिद्ध थे। बंग जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध था, रेशम चीन से आयात किया जाता था। तो यहाँ पर काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा ये सूती वस्त्र के थे। रेशम चीन से आयात होता था। संस्था अध्यक्ष नाम का एक अधिकारी था। इसकी अनुमति के बिना पुराना माल नहीं बेच सकते थे आप। पुराना माल अगर बेचोगे तो उसके ऊपर भी कर लगता था और इसकी अनुमति देने के लिए संस्था अध्यक्ष नाम का अधिकारी था। संस्था अध्यक्ष अधिकारी क्या काम करता था कि पुराने माल को आप उसके बिना पूछे नहीं बेच सकते थे। संस्था अध्यक्ष का ये काम था। माप तोलाई के निरीक्षण प्रति चौथे महीने में हुआ करते थे कि भाई माप तोल के जो बाट हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं। 1 किलो में आप 800 ग्राम तो नहीं दे रहे या 2 किलो में 1600 ग्राम तो नहीं दे रहे, दिया जाता था। कम तोल के अगर मिलते थे कोई प्रमाण तो उन्हें दंड दिया जाता था। देशी वस्तुओं पर जो देश में ही निर्मित थी उनके ऊपर 4% कर लगता था। 4% कर लगता था और जो आयातित वस्तुएं थी उन पर 10% कर लगता था। कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर नहीं देने वाले को मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर नहीं देने वाले को मृत्युदंड। इतनी बड़ी बात है। पशु बलि पर मृत्युदंड। कितना दंड विधान जो है वो कितना कठोर रहा होगा। मतलब भय बिना प्रीत नहीं हो, वो वाली बात है साहब कि अगर आप कर नहीं देते थे तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाता था। इतनी बड़ी बात है शासन प्रशासन चलाने के लिए। पतंजलि ने कहा है कि जो मौर्य काल है वो धन के लिए देवताओं की प्रतिमाओं को बनाकर बेचने का काम करते थे, जिससे आय होती थी, यानी धार्मिक आस्था बहुत मौजूद थी। व्यापार जल और थल दोनों से हुआ करता था। जहाज निर्माण भी मुख्य उद्योग वहां पर मौर्य प्रशासन में था। व्यापार की कुछ प्रकार की श्रेणियां में विभक्त था। उन श्रेणियों के मुखिया को हम श्रेष्ठी कहा करते थे। व्यापार में बहुत सारी श्रेणियां हुआ करती थी, उनके जो श्रेणियां थी उनके जो प्रमुख हैं उन्हें हम श्रेष्ठी कहा करते थे। जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलती। कुछ शब्द हैं जिन्हें देखते हैं। चीनी पट्ट, चीन से आने वाले रेशम को चीनी पट्ट कहते थे। चीन से आने वाले रेशम को हम चीनी पट्ट कहते थे। चीन से आने वाले रेशम को हम चीनी पट्ट कहते थे। पत्रों, पेड़ या पत्तों से, पेड़ या आपके रेशों से बनाए गए वस्त्र को हम पत्रोम कहते थे। पेड़ पत्तों या रेशों से बनाए गए वस्त्र को हम पत्रोम कहते थे। पेड़ पत्तों या रेशम से बनाए गए वस्त्रों को हम पत्रोम कहते थे। दुकुल श्वेत एवं चिकना वस्त्र होता था, पेड़ की छाल से बनता था, जिसे हम दुकुल कहते थे। दुकुल कहते थे। दुकुल क्या है? एक प्रकार का सफेद रंग का वस्त्र, चिकना वस्त्र जो पेड़ की छाल से मिलता था। शोम क्या है? एक प्रकार का शोम क्या है? एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। शोम क्या है? एक प्रकार का रेशमी वस्त्र है। कौसे क्या है? कौसे जो है कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र। कौसे 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 तो कौसो है शोम, दुकुल, पत्रोम और चीनी पट्ट। चीनी पट्ट, पत्रोम, दुकुल, शोम और कौसे। चीनी पट्ट, पत्रोम, दुकुल,
सोम और कोसे, ये आदि कपड़ों का प्रकार है। प्रमुख बंदरगाह देखते हैं तो पश्चिम भारत में भृगु कच्छ यानी गुजरात वाले क्षेत्र में, भड़ोच गुजरात में बंदरगाह था जहाँ से व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। यहाँ ईरान को, फारस को, इस प्रकार से व्यापार या कई जगहों पर दूसरे व्यापार हुआ करता था। सोपारा महाराष्ट्र में था, ये पश्चिम क्षेत्र में थे। सोपारा महाराष्ट्र के अंदर था एक बंदरगाह, और जो भृगु कच्छ है भड़ोच में गुजरात में, वो वहाँ पर बंदरगाह था। पूर्वी भारत के अंदर ताम्रलिप्ति यानी कि तामलुक, या पश्चिम बंगाल के अंदर ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत के अंदर प्रमुख बंदरगाह था, जिसे हम ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में तामलुक नाम से जाना जाता है। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशंबी, पाटलिपुत्र और तोसली थे। जो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे भारतवर्ष में, वो तक्षशिला, काशी, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशंबी, पाटलिपुत्र तथा तोसली। एक बार हम अंतिम वीडियो के अंदर आपको एक मैप के अंदर सारे स्थान जहाँ जहाँ पर हैं उनको बता देंगे, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। मैंने बताया भी है शुरुआत के लेक्चर्स में, लेकिन एंड में मैं आपको ये जो कल क्लास खत्म करूंगा उस समय में भी आपको मैं ये बताऊंगा कि एंड में कि हाँ यहाँ पर ये इतनी इतनी चीज़ें मौजूद थी, कि भाई मतलब उनको भर देंगे मैप के अंदर कि हाँ भाई यहाँ यहाँ ये है। व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्गों से होता था, परंतु कौटिल्य ने नदी मार्ग को अधिक सुरक्षित बताया है। नदी मार्ग को कौटिल्य ने अधिक सुरक्षित बताया है स्थल मार्ग के अपेक्षा। आगे देखते हैं प्रमुख व्यापारिक संगठन, जैसे कि हमने बताया कि श्रेणी, शिल्पियों के संगठन को, शिल्पियों का जो संगठन होता है उसे हम श्रेणी कहते हैं। शिल्पियों के संगठन को हम श्रेणी कहते हैं, शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहते हैं, शिल्पियों के संगठन को श्रेणी कहते हैं। उसके बाद महाजनों के समूहों को संघ कहते हैं, महाजनों के समूहों को संघ कहते हैं, महाजनों के समूहों को संघ कहते हैं, महाजनों के समूहों को संघ कहते हैं। और जो व्यापारिक जो कारवा होते हैं उनके प्रमुख को हम सार्थवाह कहते हैं। जो कारवा व्यापारी होते हैं, स्थान को इधर उधर से ले जाते हैं, उनके प्रमुख को हम सार्थवाह कहते हैं, सार्थवाह कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मौर्यकालीन कुछ मुद्राओं की, सवाल पूछ लेते हैं। अधिकतर मुद्राएं जो थी वो ठोक के बनाई गई थी, यानी कि आहत सिक्के थे, पंचमार्क सिक्के थे, मतलब किसी ना किसी मतलब टकसाल में ढाले जाते थे, उनके ऊपर निशान लगाए जाते थे। तो मौर्यकालीन सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, ऐसे नहीं थे। सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क कहा जाता था। जो सोने का सिक्का था उसे हम सुवर्ण या निष्क कहते थे। सोने का जो सिक्का था उसे हम सुवर्ण या निष्क कहा करते थे। चांदी के सिक्के को हम पण या धरण या कारशापण, चांदी के सिक्के को कारशापण, 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 चांदी का सिक्का, पण, चांदी का सिक्का, पण, चांदी का सिक्का, 48,000 पण, 10,000 पण, 12,000 पण, ये सब हमने देखे हैं। पण यानी कि चांदी का सिक्का जिसमें 75% जो है वो चांदी मिली हुई होती है, उसे हम पण कहते हैं। धरण को भी हम चांदी कहते हैं, चांदी के सिक्के को धरण कहते हैं। तो धरण, पण, कारशापण, ये सब चांदी के सिक्के हैं। तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता है। तांबे के सिक्के को माशक या काकनी कहा जाता है। तांबे के सिक्के को माशक या काकनी कहा जाता है। तांबे के सिक्के को माशक या काकनी कहा जाता है। काकनी का अर्थ यहाँ पर तांबे का सिक्का है, माशक का अर्थ यहाँ पर चांदी का सिक्का है। काकनी सबसे छोटा तांबे का सिक्का हुआ करता था। सबसे छोटा तांबे का सिक्का यहाँ पर आपके जो था वो काकनी था। पण 3/4 तोल के बराबर, यानी कि 75% जो है उसमें तोल चांदी का होता था, उसे पण कहते थे। रूप दर्शक एक अधिकारी था जो मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला कहा जाता था। तो रूप दर्शक कौन था? रूप मतलब चांदी, ज़्यादातर चांदी प्रचलित थी, तो रूप दर्शक मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहते हैं। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष कौन था? कि लक्षणाध्यक्ष वो थे जो मुद्रा जारी करने वाले होते थे। जो मुद्रा जारी करने वाले होते थे, जो मिंट के अधिकारी हुआ करते थे, जो टकसाल के अधिकारी हुआ करते थे, वो लक्षणाध्यक्ष होते थे। राज्य के अंदर जब कोई व्यक्ति मुद्रा बनाने के लिए आता था कि मुझे कुछ मुद्राओं की आवश्यकता है, तो उनसे कुछ कर लिया जाता था, उसे हम रूपिका या परीक्षण के रूप में देना पड़ता था कि भाई हम इसके अंदर इतने प्रतिशत चांदी डाल रहे हैं, तांबा डाल रहे हैं, सोना डाल रहे हैं, अगर आप बनवाते हैं उसकी गारंटी हम देते हैं, तो उसके लिए शुल्क लगता था, उसे हम रूपिका या परीक्षण के नाम से, रूपिका या परीक्षण के नाम से, रूपिका या परीक्षण के नाम से जानते हैं। लक्षणाध्यक्ष जो है मुद्रा जारी करने वाला होता था, यहाँ पर देखने को मिलता है। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी जो हैं, राज्य के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, राज्य के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं वो, बैठ जाओ, राज्य के शीर्ष अधिकारी को 48,000 पण वेतन मिलता था।
सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पर्ण वेतन मिलता था। जो न्यूनतम अधिकारी था उसे हम 60 पर्ण वेतन देते थे, और सबसे अधिक वेतन जो था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर वो 48,000 पर्ण हुआ करता था। आहत की जो मुद्राएं हैं जो चांदी में बनी हुई थी, उनके ऊपर हम देखते हैं मोर का, स्वाभाविक रूप से मौर्य वंश है। उसके बाद हाथी वहाँ पर थे, पेड़ के और पर्वत के। पूछा जाता है कि मयूर का, पर्वत का, हाथी का और पेड़ का जो चिन्ह है वो आहत मुद्राओं में देखने को मिलता है। तो मयूर, पर्वत, हाथी, पेड़, मयूर, पर्वत, हाथी, पेड़ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। अब आगे देखते हैं, अब आज के जो टॉपिक में है, जो टोटल यही था। और आज की क्लास जो है मैं समझता हूँ याद करने के ऊपर अधिक बल देने वाली क्लास थी। कल हम इस कक्षा के अंदर आपके सामने मौर्य काल के अंदर जो हमारे जो अ, चित्रकला, उसके बाद सॉरी मूर्तिकला, मूर्तिकला के साथ स्थापत्य कला और इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आई हैं उनको करेंगे। और शायद इसको तीसरी जो 10 घंटे की क्लासेस हैं वो होती हैं। अमूमन मैं 6 घंटे की क्लास में इसको कंप्लीट कराता हूँ, परंतु ऑनलाइन में थोड़ा सा खोल के बताया जा सकता है, और परीक्षाओं का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखने का भी हमें ज़रूरी है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में, देखिए मैं आपको फिर वापस रिपीट करना चाह रहा हूँ, ट्रेंड क्या है। चीज़ों को विस्तृत तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, उनमें से कंटेंट को निकाला जाए, उस कंटेंट को याद किया जाए, और याद करने के बाद में आप उसमें जो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उनको लिखा जाए। इस प्रकार की विधियों को आप अपनाएंगे जब भी परीक्षाओं में किसी पार लगेगी। ऐसा नहीं है कि हम पूरे विषयों का सब्जेक्ट का सिलेबस बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। मैं कह रहा हूँ अब चीज़ों को पढ़ा जाए, समझा जाए, समझने के बाद उनमें से उन लाइंस को दोबारा देखा जाए, उनको याद किया जाए, और जो शॉर्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको लिखा जाए। मैं मानता हूँ मैंने स्टडीज़ के क्रम में अगर आप हमारी क्लास में होते तो हम लिखाने का भी बहुत प्रयास करते, लेकिन आपसे निवेदन है कि हम लिखाने में भी अच्छा आपको करेंगे, लेकिन संस्था की कुछ सीमाएं होती हैं, पढ़ाना अधिक होता है ऑनलाइन में, इसलिए यहाँ पर हम पीपीटी के माध्यम से ही आपको बोल बोल के, अत्यधिक बार बोल बोल के, और आवश्यक होता है तो लिख के आपको यहाँ पर याद करना का प्रयास करते हैं। महेंद्र कुमार, नमस्कार।